चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से किसी बॉडी का निकालते हैं और किन कंडीशंस में सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट होता है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चैप्टर नेम है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है किसी बॉडी का, वो पॉइंट होता है जहां पे अगर हम लोग टारगेट करें तो पूरे का पूरा जो बॉडी वेट है वो एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, और अगर हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करें तो जैसे वो वाला पॉइंट बिहेव करेगा वैसे ही पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड वैसे ही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी बिहेव करेगा। तो ये किस कंडीशन में काम आते हैं? देखो, एक तो ये आपके पास बैलेंसिंग कंडीशंस के काम में आते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज बैलेंसिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वाई बैलेंसिंग। देखिए, बैलेंसिंग से इसका क्या लेना देना। बैलेंसिंग से इसका लेना देना ये है कि देखिए, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी एक बॉडी का जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड, और इफ वी एक्सर्ट द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो जैसे वो पर्टिकुलर पॉइंट बिहेव करेगा वैसे ही पूरी की पूरी बॉडी भी बिहेव करेगी। तो देखिए, एक जो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी सिमेट्री का हो सकता है, वो बोलते हैं कि इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली उसमें नंबर ऑफ मासेस जो है वो कंटेन करता है अपने अंदर। तो उसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ मासेस होते हैं, m1 m2 m3 m4, है ना, एंड सो ऑन अप टू mn। तो टोटल जो हमारे पास चार्जेस रहेंगे या टोटल जो हमारे पास मासेस रहेंगे, सॉरी, टोटल मासेस उस बॉडी के अंदर कितने आ जाएंगे, तो टोटल मासेस आ जाएंगे हमारे पास इन सभी का सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस सो ऑन अप टू mn। तो टोटल nth नंबर तक के लिए हमारे पास जितने भी आएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब nth नंबर के पार्टिकल्स का सम हम लोगों को करना है तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, हम जो है इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और मल्टीपल पार्टिकल का एक क्लस्टर होता है जो कि एक मास को कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि अगर इस पार्टिकल के अलग अलग हिस्सों में मैं इसको तोड़ दूँ, मान लो 3 हिस्से मैंने इसमें बनाए, तो कुछ मास का हिस्सा इस वाले हिस्से में आ जाएगा, कुछ मास का हिस्सा इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, और जो बचा हुआ होगा वो बीच वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो मास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होता, या सिर्फ जैसे हम लोग देखते हैं। अब इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग वेक्टर स्प्लिटिंग करेंगे किसी एक बॉडी की, तो उसमें आगे की तरफ को लगती है फोर्स, पीछे की तरफ को लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ को लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ को लगता है वेट। और वेट को हम लोग सिंपली mg लिख लेते थे, जिसको हम लोग एक पॉइंट की तरह डिनोट करते थे, और हमें पता है कि जो टोटल वेट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ को होगा। पर इसी टाइम पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो सिस्टम है ये पूरा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मासेस से मिलकर के बना है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसके टोटल मास के ऊपर। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि mg नीचे की तरफ को तो है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक तरीके से अप्लाई करती है किसी भी बॉडी पे नीचे की तरफ। पर एट द सेम टाइम क्या वो सारी के सारे मासेस जो है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं। तो उसी कंडीशन को देखने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अगर हम लोग कंसंट्रेट कर सकें तो सारा का सारा सिस्टम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम उस पॉइंट से बिहेव करवाएंगे। तो हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट, और उसी सिंगल पॉइंट को निकालने का तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो सीधा बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, एक एक्स एक्सिस है हमारे पास और दूसरी हमारे पास वाई एक्सिस में। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और इसमें एक मेजर मास जो है m1 इस पॉइंट पे है, एक मेजर मास जो है वो इस पॉइंट पे है, यहाँ से लेकर के इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज r1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। तो बोलता है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे बीच में आपके पास लाई करेगा, m सेंटर ऑफ मास जो होगा बिल्कुल बीच में लाई करेगा आपके पास। और वो किस तरीके से हमारे पास निकाला जा सकता है? तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं कि मास सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाएगा, सो इट विल बी m1r1 प्लस m2r2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास टोटल उस पोजीशन सेंटर ऑफ मास की मास पोजीशनिंग को फाइंड आउट करने का तरीका है।
इस तरीके से हम किसी का भी सेंटर ऑफ मास जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से काम में आ सकता है। इसके अलावा जब हम लोग रोटेशनल बॉडी के बारे में बात करते हैं तो रोटेशनल बॉडी की भी कुछ आप कंडीशंस को समझिए। रोटेशनल बॉडीज पे भी कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो हमारे पास रोटेशनल बॉडीज होती हैं, या फिर सिंपली मैं अगर आपके पास बोलूं तो कुछ ऐसी बॉडीज जो कि एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करती है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको स्टडी करना जा रहा हूँ आज, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारे पास? अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूं तो बहुत सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square equals to 2as। ये हमारे पास तीन तरीके की कंडीशंस होती है जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। ये हमारे पास पॉइंट्स। अब वैसे ही जैसे कि ये कंडीशन है, वैसे ही हम लोग जो है वो सर्कुलर मोशन में भी कुछ हमारे पास इक्वेशंस होती है मोशन की, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, मैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। कौन कौन से मेजर फैक्टर है? देखिए, एक होता है ओमेगा। ओमेगा को हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये कहाँ पे यूज होता है? जो आपके पास ओमेगा एक डब्ल्यू की तरह होता है पर इसके कोनों में थोड़ा थोड़ा सा बेंड होता है, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा भी है एंगुलर वेलोसिटी का क्या काम आता है। ओमेगा नॉट जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल्फा की तो इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो धक्का, पुल और पुश होता है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास जो है T इज द टाइम पीरियड। हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो किस तरीके से काम करता है? इस तरीके से काम करता है। ये नोटेशन हमारे पास यूज होने वाली है। इसके अलावा थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जहां जहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के थ्रू चेंज कर देते हैं। अगर आप लोग इसके बेसिक कंसेप्ट्स को भूल गए हैं तो एक बार मैं आपको वो भी याद दिला देता हूँ कि बता दो बेसिक कंसेप्ट्स फॉर एंगुलर वेलोसिटीज एंड सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकाली जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एक सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास फॉर्मूला है वो यही है कि आपके पास आर्क अपॉन रेडियस से थीटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा जो ओमेगा होता था वो होता था एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर अपॉन टाइम। सो हमारे पास थीटा की कंडीशन में इस तरीके से, और थीटा को हम लोग इसको 2 पाई बाय कैपिटल टी या 2 पाई न्यू भी हम लोग इसको लिखते थे। ये दो फॉर्मूले हमारे पास कंसल्ट करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल्फा की, अल्फा में हमारे पास दो कंडीशंस होती थी, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होती थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अल्फा की कंडीशन जो होती है, और v सिंपल v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये हमेशा याद रखना कि आपके पास सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। वैसे ही a इज इक्वल्स टू r अल्फा, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज कर देते थे। तो ये सारी कंडीशंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन बनती है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है जो हम लोगों ने यूज करनी है इस चैप्टर में, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। These are the three conditions used for circular motion of an object। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे आएगा तो ये वाली तीन इक्वेशंस का यूज करेंगे हम लोग, वैसे ही जैसे हम लोग v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square minus u square equals to 2as की कंडीशंस का यूज करते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसके बाद जो बात करेंगे दैट इज मोमेंट फोर्स। मोमेंट फोर्स किस तरीके से काम में आती है और सर्कुलर मोशन में किस लिए जरूरी है। मोमेंट फोर्सेस और कपल फोर्सेस भी होती है, इसके अलावा इसको कपल फोर्सेस भी बोलते हैं। कपल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस है जो किसी ऑब्जेक्ट में के ऊपर लगती है एट द सेम टाइम और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहती है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर सिमेट्री में घुमाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, इसको मैंने एक थ्रेड की मदद से ऐसे सस्पेंड करके रखा है। अब अगर इस पे मैं दो फोर्सेस लगाऊं, एक अंदर की तरफ को और दूसरी बाहर की तरफ को, तो ये इसको गोल सिमेट्री में ऐसे ऐसे करके घुमा देंगे, जो कि अल्टीमेटली कॉज करेगा टॉर्क। गोल घुमाने की कंडीशन को हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉर्क क्या होता है हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो पॉइंट जहां पे हमारा थ्रेड जो है वो मिलता है, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसे तो ये रहेगी जिसकी इर्द गिर्द पे चीज ऐसे गोल गोल घूमेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से चीज ने जो है वो रोटेट करना शुरू करना है, वहां से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट के मास तक का। जैसे मान लो मास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग रेडियस भी पढ़ लेते हैं सर्कुलर सिमेट्री का, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो याद रखना हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, कहाँ तक, जहाँ पे हमारा मास प्रेजेंट है वहां तक, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हम लोगों ने निकाल के देखना है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के आपके पास जिस पॉइंट पे हमारे पास मास है उस तक। तो वहां से हम लोग जो है वो टॉर्क को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कंडीशन। वैसे तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है, ये ऊपर की तरफ, और हमारा जो मास है वो इस तरीके से, तो इनके बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो यहाँ पे 90 बनना चाहिए, इसलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। और ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसका जो आपके पास एसआई यूनिट्स होता है, याद रखना टॉर्क का एसआई यूनिट जो होता है दैट विल बी ऑलवेज न्यूटन मीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा याद रखना कि इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन के लिए हम लोग जिस रूल को कंसल्ट करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हमेशा ऑलवेज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ऑलवेज कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आपके पास फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो आपका थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो देखो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपके पास कंडीशन आ जाएगी, फोर्स किधर लग रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर को है, तो कपल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ को काम कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से है, तो आपके पास जो आपके पास टॉर्क काम करेगा ऊपर की तरफ को काम करेगा। यहाँ से हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं टॉर्क किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास m/t-2। ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका है, टॉर्क का है, ठीक है। टॉर्क को टाउ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसमें मैं बात करूं आपके पास कि इसमें एक लीवर प्रिंसिपल का एक कंडीशन होती है जो कि बहुत जगह पे काम आती है, तो आज हम लोग लीवर प्रिंसिपल भी, वो टॉर्क की अंडर स्टडी करने वाला कंसेप्ट है, तो हम लोग लीवर प्रिंसिपल नेक्स्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लीवर प्रिंसिपल। लीवर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है या एक कोई रॉड है जिसके ऊपर हमने दो अलग अलग वेट्स को टांगा हुआ है इस तरीके से, एक वेट हमारा ये रहा और दूसरा वेट हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। ऐसी सिचुएशन में दोनों पे लगने वाला जो वेट है वो नीचे की तरफ को काम करेगा। इसका वेट जो है आपके पास इस बॉडी का m1g और इसका जो वेट है w इज इक्वल टू m2g, दोनों नीचे की तरफ को काम करेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स होगी वो थोड़ी इस तरीके से लगेगी हमारे पास। अब लीवर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वेट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है, तो यहाँ से लेकर के जिस पॉइंट ऑफ तक ये दूर है इसको d1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको d2 हम लोग ले लेंगे।
इसको हम लोग वेट 1 बोल देंगे, इसको हम लोग वेट 2 बोल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू लीवर प्रिंसिपल देखिए, सेंटर ऑफ द बॉडी से लेकर के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी एक मास तक का, उसको हम d1 ले लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में लीवर प्रिंसिपल हमारे बोलता है कि w1 into d1 is equals to w2 into d2। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है, और यहाँ से हम लोग ये भी डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट 1 अपॉन वेट 2 का जो रेशियो रहता है वो आपके पास d2 अपॉन d1 का रेशियो है। इनवर्स वेरिएशन रहती है इन दोनों की। जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उतना कम वेट का यूज़ करना पड़ेगा, जितना आपके पास ज़्यादा वेट रहेगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा एक अच्छी रोटेशन या टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉर्क जो होता है टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। वैसे तो एक कंडीशन हमारे पास आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर याद रखना जैसे ही आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हटता है दो टर्म्स के बीच में, ये हमारे पास जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा आ जाता है। तो याद रखना टॉर्क जब मैक्सिमम की कंडीशन होगी तो थीटा को हम लोग 90 डिग्री लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन 90 जो होता है वो मैक्सिमम होता है 1 पे, और थीटा जो है अगर वो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा तो दोनों ही केस में टॉर्क जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है साइन 0 या साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है हमेशा। तो ये आपने मिनिमम की कंडीशन भी याद रखनी है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन हम लोगों ने यूज़ करनी होती है। अब जब हम लोगों ने ये सारी बातें कर ही ली है तो इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से काम में आता है? छोटी छोटी टर्म्स है पर हर जगह पे काम आती है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में कि एंगुलर मोमेंटम कैसे काम करता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से काम आएगा? मोमेंटम जो है दैट इज mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास जो है उसको हम लोग r ले लेते हैं बेसिक कंडीशन में। अब ये किस तरीके से काम आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो है जहाँ वर्ड एंगुलर लग गया इसका सीधा सीधा मतलब होता है एंगुलर वर्ड का कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सर्कुलर सिमेट्री में कर रहे हैं। तो ये आपके पास सर्कुलर सिमेट्री होती है। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करेगा तभी एंगुलर मोमेंटम का काम है। सीधे सीधे लाइन में जा रहा है तो ओनली लीनियर मोमेंटम विल डू। तो क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो मान लो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को अगर मोमेंटम निकालना है तो मेरे को पता है सिंपल मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है, और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी तो होगी, तो सीधी बात है मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ ही होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हमेशा एक टेंजेंट बना के दी जाती है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा v होगा उसी डायरेक्शन में हमारा pv होगा, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही रह जाएगी। तो मोमेंटम को सेंटर एक्सिस से कनेक्ट करने के लिए अब ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है जहां पे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जिसको बेस मान के ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर सिमेट्री को एग्जिबिट कर रहा है, ये हमारा एक्सिस हो गया जहां से हम लोगों ने बेसिक मतलब सर्कुलर मोशन को स्टडी करना है। तो एक्सिस ये हमारा एक्चुअल पॉइंट हो गया। अब इस एक्चुअल पॉइंट से लेकर के वेलोसिटी तक का जो ये एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है एल से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज बेसिकली p क्रॉस r। और अगर हम लोग इसको हटा के देखें तो इट विल बी pr sin थीटा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एल जो है वो मिनिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। कंडीशन क्लियर है? इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट विल बी mvr। r is the perpendicular distance, that is the radius of the circle in which the object is revolving, and v is the velocity, p is the momentum which is p is equals to mv। तो हम लोग तोड़ करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम कंडीशंस। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना जाता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास ml2t-1।
दूसरी बात कि इसकी एसआई यूनिट्स कितनी जाती है हमारे पास, तो इट इज केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये भी आपने ध्यान रखना कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट्स इतनी होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला लगभग कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे से हमारे पास रिलेशंस हैं जो कि काम आते हैं हमारे को लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम टॉर्क्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी जो हम लोगों ने मोमेंट मतलब रिलेशन देखना है, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको मेन कंडीशन पे लेके आता हूँ, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम, सॉरी टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करते हैं कि लीनियर मोमेंटम का क्या रोल है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग जो है वो p से डिनोट करते हैं ना, और टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो इसका रिलेशन होता है टाउ विल बी इक्वल्स टू dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टॉर्क। ये हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन है। और वेट फॉर इट, dp by dt तो f पे कंडीशन आ जाते हैं, एक सेकंड रुकना। इसमें आपके पास लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों एंगुलर मोमेंटम आएगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम भी होता है mv के बराबर होता है, और हमें पता है फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो dp by dt टॉर्क का फॉर्मूला नहीं है, dp by dt फोर्स का फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और जब हम लोग इसमें v की वैल्यू भरते हैं तो हमारे पास d by dt ऑफ mv आ जाता है, और यहीं से हमारे पास कंडीशन ma की बनती है, f इज इक्वल टू ma फॉर्मूला यहीं से बन जाता है। पर अगर मैं बात करूं टॉर्क और मोमेंटम की, तो हमारे पास आता है dl by dt। ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन होता है जो कि आपके पास काम में आता है जब आपने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच के रिलेशंस को चेक करना हो। चलिए